2 देख रहे थे कॉन्टेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर क्लास 12th की एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस। कई बुक में इस चैप्टर का नाम ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर है, पुरानी बुक में चैप्टर नंबर 5 है ये, और कईयों में इसका नाम न्यू सेंटर्स ऑफ पावर भी होगा। कंटेंट सेम है। यूरोपियन यूनियन पिछली वीडियो में देख चुके हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एशियान के बारे में। बेसिकली एशियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो देखो, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कौन सी है? बेसिकली अगर हम मैप देखें तो जो ये आपको नीचे देश दिख रहे हैं ना, ये ब्रूनेई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया वगैरह, फिलीपींस वगैरह, ये जो देश हैं ये आपके साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं, तो इनको साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कहते हैं। अब जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कब हुआ था कमेंट में बताना, ईयर बेसिकली पता होना चाहिए। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे और उससे पहले भी जो ये रीजन है, साउथ ईस्ट एशियन रीजन जो है, यहाँ पे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस थे ऑफ देयर कॉलोनलिज्म, कि यूरोपियन और जापान, यूरोपियन नेशंस थी और जो जापान था, उन देशों ने यहाँ पर अपनी कॉलोनी सेटअप कर रखी थी, तो इन देशों को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे ये लोग। तो उस वजह से जो इनकी इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा सफ़र करती थी। पॉलिटिकल जो कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पर हैं वो बहुत ही ख़राब थे। तो जब वॉर ख़त्म हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, इनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। नेशन बिल्डिंग की प्रॉब्लम्स थी, अपने देश को ग्रो करने की प्रॉब्लम थी कि कैसे ग्रो करेंगे, पॉवर्टी कैसे ख़त्म करेंगे, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस कैसे ख़त्म करेंगे। और उस टाइम पे कोल्ड वॉर चल रहा था, तो एक इनके दिमाग में कन्फ्यूजन थी कि हम नाम को ज्वाइन करें, यूएसएसआर के जो पैक्ट है उसको ज्वाइन करें या नेटो को ज्वाइन करें। तो ये दिक्कतें इनके पास थी। इनको लगा कि नैम को, चलो दोनों चीज़ों को तो हम ज्वाइन नहीं करते, ना हम नेटो को ज्वाइन करते, ना ही यूएसएसआर वाले पैक्ट को ज्वाइन करते। नैम इनको थोड़ा सही लगा, बट इन्होंने देखा कि जो नैम है, जो बेंडुंग कॉन्फ्रेंस है, नॉन अलाइंड मूवमेंट ऑफ बेंडुंग कॉन्फ्रेंस जो है, बेसिकली इनको लगा कि वो इनफेक्टिव है इन एस्टैब्लिशिंग द कन्वेंशंस। यानी कि उसके अंदर जो है कोई भी इनफॉर्मल कॉपरेशन नहीं हो रही, इनफॉर्मल इंटरेक्शन नहीं हो रही, और इनको चाहिए थी इनफॉर्मल इंटरेक्शन, इनफॉर्मल कॉपरेशन। तो उसके लिए इन्होंने आपस में क्या साइन कर लिया, अपना बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन बना ली, एशियान। ठीक है, जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो 1967 में इन्होंने ये बनाई थी। स्टार्टिंग में इसमें सिर्फ 5 मेंबर्स थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन करी थी इन्होंने, तब जाके ये आपका एशियान बना था। ठीक है, तो जो एशियान का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो था कि इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करें, सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट करें। और जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव था वो था कि जो यूएस यूएन के चार्टर है, यूनाइटेड नेशंस चार्टर में जो प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, या जो रूल ऑफ लॉ में कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ लॉज है, उसको फॉलो करके अपने जो रीजन है, अपना जो साउथ ईस्ट एशियन वाला रीजन है, वहाँ पे पीस और स्टेबिलिटी को एस्टैब्लिश करें। धीरे धीरे जो है और भी देश जुड़ने लग गए थे एशियान में, जैसे कि आपका ब्रूनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और आपका कंबोडिया। तो फाइनली इसमें 10 मेंबर्स हो गए थे। तो उस हिसाब से उन्होंने ये अपना एशियान फ्लैग बनाया था। जो ये 10 स्टॉक्स हैं, जो येलो कलर के डंडे आपको दिख रहे हैं, बेसिकली ये राइस के हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की। ये जो है इनकी आपस में फ्रेंडशिप कैसी है और सॉलिडरिटी कैसी है, उसको बेसिकली दिखाता है ये 10 स्टॉक्स ऑफ राइस। और जो ये सर्कल है, ये सिंबलाइज करता है यूनिटी ऑफ एशियान। ठीक है, अब देखो, जैसे मैंने यूरोपियन यूनियन को आपको बताया था, पढ़ाया था पिछले वीडियो में, तो मैंने बताया था कि उसमें यूरोपियन पार्लियामेंट बनाई गई थी और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो गया था यूरोपियन यूनियन आपका। तो ये ऐसे कोई एम्स नहीं थे एशियान के। एशियान का कोई ये एम नहीं था कि हम अलग से कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाए, कोई अलग से सुपरा नेशनल स्ट्रक्चर या कोई इंस्टीट्यूशन बनाए। एशियान का ऐसा कुछ भी नहीं था। एशियान को चाहिए था इनफॉर्मल इंटरेक्शन जो कि कोऑपरेटिव हो और नॉन कॉन्फ्लिक्शनिस्ट हो। तो उसके लिए इन्होंने एशियान वे एक समिट रखी थी। एक इनकी जो है बेसिकली इनफॉर्मल मीटिंग थी इनकी, ये एशियान वे, जहाँ पे नेशनल सॉवरेनिटी को ये रिस्पेक्ट करते थे। ठीक है, अब धीरे धीरे इनके बीच में कॉपरेशन बढ़ी, इनके बीच में जो है ग्रोथ होने लगी, बेसिकली इन कंट्रीज़ की ग्रोथ होने लगी। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ जो है वर्ल्ड में, इनके कुछ देश जो हैं एशियान के, वो बनने लग गए थे। तो एशियान के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उन्होंने थोड़े बढ़ा दिए, थोड़े एक्सपैंड कर दिए कि इकोनॉमिक और सोशल स्फीयर्स के अलावा भी हम बाकी जगह भी काम करेंगे, बाकी जगह भी कोऑपरेट करेंगे। तो 2003 में जो एशियान है उसने यूरोपियन यूनियन के पाथ पे चलते हुए, या आप कह सकते हो यूरोपियन यूनियन से इंस्पायर होके, एक एशियान कम्युनिटी बनाई। और उस एशियान कम्युनिटी के 3 पिलर्स थे: एशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, एशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी और एशियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी।
अगर हम एशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी के बारे में देखें तो इसका काम ये था कि जो अगर इन देशों के बीच में साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के बीच में कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको आप पीसफुल तरीके से सॉल्व करो। कोई आर्म्ड कॉन्फ्रंटेशन नहीं होनी चाहिए, कोई मिलिट्री को इंक्लूड मत करो, पीसफुल तरह से उस डिस्प्यूट को सॉल्व करो। तो 2003 तक काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स जो हैं इन एशियान नेशंस ने करे थे, पीस, न्यूट्रलिटी, कोऑपरेशन, नॉन इंटरफेरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर नेशनल डिफरेंसेस और सोवरेन राइट्स के तहत। आफ्टर दैट उन्होंने एक एशियान रीजनल फोरम ARF 1994 में इस्टेब्लिश किया था। बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका काम था कि सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी में कोऑर्डिनेशन बनी रहे। में तो मेरे को फाइनल करके अच्छे से देख के, कुछ काम तो आप भी करोगे, कमेंट सेक्शन में बताना कि एक्चुअल में एशियान रीजनल फोरम में कितने मेंबर्स हैं और वो कौन कौन है। ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे यूरोपियन यूनियन जो है आपका, धीरे धीरे मैंने आपको बताया था कि वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनने लग रहा था। एशियान का ऐसा नहीं था, पहले भी और अभी भी वो प्रिंसिपली एक इकोनॉमिक एसोसिएशन ही थी। ठीक है, एशियान की जो इकोनॉमी है, अगर आप सारी एशियान देशों को मिला दो, 10 के 10 देशों को मिला दो, तो उसकी इकोनॉमी है वो US से, जापान से और यूरोपियन यूनियन से इंडिविजुअली कम है। ठीक है, फिर भी इसका जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है रीजन में भी और बाहर भी देशों में, क्योंकि काफ़ी अच्छी तरह से जो है इनकी इकोनॉमीज ग्रो हो रही है। ठीक है, जो अब हमने देखा था एशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, अब देखते हैं एशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी के बारे में। तो जो एशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी है उसका एम था कि एक कॉमन मार्केट बने इन 10 देशों के बीच में, प्रोडक्शन बेस बनाया जाए एशियान स्टेट्स में, जिससे कि इनका सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके इन देशों में। इकोनॉमिक कम्युनिटी का ये काम भी था कि जो एशियान में डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है उसको ये थोड़ा सा इम्प्रूव करें, कि जो एशियान डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है जो इन देशों के बीच में इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उनको भी, जो ये है मैकेनिज्म, ये सेटल डाउन कर दे। ठीक है, तो एशियान ने जो है जो कम्युनिटी है, ये इकोनॉमिक कम्युनिटी, ये फोकस किया था कि हम FTA साइन करेंगे, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है? देखो, जब देशों के बीच में फॉरेन ट्रेड होता है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो कुछ टैक्स लगते हैं। तो टैक्स या तो कम कर दिए जाते हैं या हटा दिए जाते हैं अंडर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इन 10 देशों के बीच में क्या साइन हुआ था? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था फॉर इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड सर्विसेज। US और चाइना, उसने भी साइन कर रखे हैं, नेगोशिएट कर रखे हैं FTAs एशियान के साथ। तो एशियान बेसिकली हम देखें तो रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी है और बहुत इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे ही बनती जा रही है। इसका एक विजन था, विजन 2020। इसने जो है एशियान को एक आउटवर्ड लुकिंग रोल दे दिया था इंटरनेशनल कम्युनिटी में। ठीक है, कैसे? कि जो एशियान का रीजन था वहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है कॉन्फ्लिक्ट सेटल करे हैं पीस से। जैसे कि जो कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट था, ईस्ट तैमूर क्राइसिस थे, काफ़ी पीस से ये कॉन्फ्लिक्ट सेटल डाउन करे हैं एशियान ने। और इवन हर साल एनुअली मिलते हैं ये टू डिस्कस ईस्ट एशियन कॉपरेशन। देखो, एक एक पॉइंट बता रही हूँ, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से वीडियो देखना, अच्छे से बुक रीड करना, क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पॉइंट कोई भी मत छोड़ देना बस। अब इंडिया के कैसे रिलेशन है एशियान के साथ? तो स्टार्टिंग में 1990s के टाइम पे हमने जो है फोकस करना स्टार्ट करा था एशियान पे, उससे पहले हम कोई फोकस नहीं करते थे। ठीक है, हमने जो है जैसे 1990s के टाइम पे लुक ईस्ट पॉलिसी थी हमारी, फिर 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी हम लेके आए। इंडिया ने जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं मलेशिया, सिंगापुर और आपके थाईलैंड के साथ। एशियान इंडियन इंडियन FTA जो है 2010 में आया था। ठीक है, धीरे धीरे जो है एशियान की इम्पोर्टेंस जो है वो भी बढ़ रही है, कि एशियान की स्ट्रेंथ बेसिकली लाई करती है उसकी पॉलिसीज़ में, जो इंटरेक्शन की, कंसल्टेशन की, कोऑपरेशन की, पीसफुल कोऑपरेशन की पॉलिसीज़ है मेंबर स्टेट्स में, और बाकी जो नॉन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बाकी देशों के साथ जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, फोकस करते हैं पीस और सिक्योरिटी पे। तो उस वजह से इसकी जो इंपॉर्टेंस है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और अगर हम साउथ ईस्ट रीजन में देखें तो सिर्फ यही एक ऐसी रीजनल एसोसिएशन है एशिया में जो बेसिकली एक पॉलिटिकल फोरम प्रोवाइड करती है, जहाँ पे सारी एशियन कंट्रीज़ और जो मेजर पावर्स हैं वर्ल्ड की, वो आकर डिस्कस कर सकती है पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कंसर्न्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो दिखता है कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे ये बनती जा रही है।
सिल्वर जुबली ऑफ इंडिया एंड एशियान पार्टनरशिप न्यू दिल्ली में 25 जनवरी 2018 में साइन हुआ था। आपको दिख रहा है ये लीडर्स जो है उन्होंने पोस्टल स्टैम्प्स जो हैं वो रिलीज़ करी थी। अब मेरे को बताओ कि एशियान की लेटेस्ट मीटिंग कब हुई थी, एशियान के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, कमेंट में।